हेलो स्टूडेंट्स, एली साइंस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा है। आपका कोई सुझाव है तो हमें ज़रूर दें, ठीक है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि जो जल है, मृदा जल क्या होता है, कौन सा जल पादप के लिए उपयोगी होगा, कौन सा अनुपयोगी होगा, इसके बारे में पढ़ लिया था। इनके अलावा मूल है उसका कौन सा भाग जल का अवशोषण करेगी, ये पढ़ लिया था। अब हम जानते हैं कि जल के अवशोषण की क्रियाविधि कैसे होती है। तो देखिए, हमने पिछले वीडियो में ये पढ़ा था कि हमारे पास जड़ है, एक मूल है इस तरह, और उसमें पाए जाते हैं इस तरह मूल रोम, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, मूल रोम। तो मैं क्या करता हूँ, इतना पार्ट है इसको जूम करके देखता हूँ। तो इस पार्ट को हम जूम करके देख रहे हैं तो ये हमें इस तरह दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये हमारे पास जड़ है और उस पर इस तरह क्या है, मूल रोम पाए जा रहे हैं जो एक कोशिकीय होते हैं। अब जल है यहाँ से बाहर, बाहर क्या है, बाहर मृदा है। मृदा से जल, कौन सा जल, केशिका जल, कैपिलरी वाटर, वो कहाँ जाएगा, मृदा इस मूल रोम के अंदर जाएगा। अब इस मूल रोम में जाएगा कैसे, इसके लिए क्या क्रियाविधि होती है उसका अध्ययन करते हैं। तो जल के अवशोषण की दो क्रियाविधि दी जाती है। एक कहलाती है सक्रिय जल अवशोषण, सक्रिय जल अवशोषण, और दूसरा कहलाती है इसमें निष्क्रिय जल अवशोषण, ठीक है, निष्क्रिय जल अवशोषण। इसको हम कह देंगे, दूसरा नाम हो जाएगा एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्टिव, ठीक है, वाटर एब्जॉर्प्शन। और निष्क्रिय का क्या हो जाएगा, एक्टिव। एक्टिव का अपोजिट क्या होता है, पैसिव। जैसे आप एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ते हो, तो पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन। तो दो प्रकार का हो गया। अब ये क्या है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है रनर, RENNER, रनर। उनके द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था, सक्रिय जल अवशोषण, निष्क्रिय जल अवशोषण के बारे में बताया था। अब देखिए, पहले हम निष्क्रिय वाला समझेंगे, बाद में सक्रिय वाला समझेंगे। तो हमारे पास एक पादप है, ठीक है, ये पादप की जड़ है, उसको थोड़ा बड़ा दिखा देते हैं अब और यहाँ पर है एक मूल रोम है, ठीक है। ये कोशिकीय होता है, काफी सूक्ष्म होता है, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको इतना बड़ा दिखा दिया है। यहाँ पर जो मृदा है, मृदा में क्या हो, हम मान लेते हैं मृदा में जो है DPD है, ठीक है, और इसका जो DPD है, अब इसकी DPD अधिक है, इसकी DPD कम है। तो हमने पढ़ा था DPD अधिक का मतलब क्या हो गया, पानी की मांग अधिक है। इसका मतलब जल है बाहर से अपने आप ही परासरण प्रक्रिया द्वारा क्या हो जाएगा, अंदर आ जाएगा। किस प्रक्रिया द्वारा, परासरण, ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है उसके द्वारा जल अंदर अपने आप ही आ गया। या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर मैं जल की बात कर रहा हूँ, मृदा में क्या है, जल अधिक है, जल की सांद्रता अधिक हो गई। यहाँ पर जल क्या है, कम है, जल की सांद्रता यहाँ कम हो गई, यहाँ अधिक है। तो हमने क्या कहा था कि अधिक सांद्रता से ये कम सांद्रता की ओर जल जाएगा, तो जल ये अपने आप ही अंदर आ जाएगा। कौन सी प्रक्रिया हो जाएगी, परासरण प्रक्रिया द्वारा अपने आप ही अंदर आ जाएगा। अब इसमें क्या है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं हुई, तो ये अवशोषण क्या कहलाएगा, ये निष्क्रिय अवशोषण कहलाता है। निष्क्रिय अवशोषण में क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। निष्क्रिय अवशोषण में एनर्जी है वो रिक्वायरमेंट नहीं होती। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सक्रिय जल अवशोषण, एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन। ये क्या होता है, तो देखिए हमारे पास ये पादप है, ठीक है, और ये उसकी मूल रोम है, जड़ है। अब यहाँ पर जल कम है, बाहर मृदा में जल कम है, और जो पादप की मूल रोम की कोशिका है इसमें जल ज्यादा है। तो क्या होना चाहिए, जल बाहर आना चाहिए, ठीक है, अधिक से कम की ओर जाता है, तो जल है बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता, उल्टा ही होगा। क्या होगा, जल अंदर ही जाएगा, जल है ये अंदर ही जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ जल कम है, यहाँ अधिक है, यानी ये निम्न से
उच्च की ओर जा रहा है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर जा रहा है। हम क्या कह देंगे, सांद्रता जो प्रवणता है, सांद्रता प्रवणता, जिसको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है उसके उल्टा हो रहा है, ऑपोजिट चल रहा है। तो जब भी इसका उल्टा होगा उस समय क्या होगा, ऊर्जा की आवश्यकता होगी, एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। तो सक्रिय अवशोषण में क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ पर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, यहाँ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और पादप को जो कोशिकाएं जितनी भी है उनको ऊर्जा कौन प्रदान करता है, एटीपी प्रदान करता है। इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका की मुद्रा कहते हैं, करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। तो करेंसी ऑफ द सेल किसे कहेंगे, करेंसी ऑफ द सेल हम कहेंगे एटीपी को। तो यहाँ पर एटीपी के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होगी और उल्टा काम होगा। आप इससे समझ सकते हैं कि हमारे पास एक बिल्डिंग है, ठीक है, 4-5 मंजिला बिल्डिंग है हमारे पास, यहाँ एक टंकी लगी हुई है, ठीक है, नीचे भी एक टैंक है, अंडरग्राउंड टैंक है, यहाँ पर पानी इसके अंदर है। अब यहाँ पर भी पानी है। अब आपको यहाँ से पानी यहाँ पहुँचाना है, आपने क्या किया, पाइपलाइन लगा दी, ठीक है, पानी अपने आप आ जाएगा, आपको फिर पंप लगाने की आवश्यकता होगी, नहीं होगी। तो यहाँ पर ये अपनी उच्च स्थिति पर है और ये अपनी निम्न स्थिति पर है। तो उच्च से निम्न की ओर जाएगा तो जल ऊर्जा की आवश्यकता हमें नहीं होती, एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये क्या हो जाएगा, ये निष्क्रिय परिवहन कहला देगा। लेकिन अगर हम उल्टा कर रहे हैं, अगर यहाँ पर जो पानी है उसको इस टैंक में भेजना है, निम्न स्थिति से उच्च स्थिति पर भेजना है, उल्टा कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पंप लगाना पड़ेगा, पंप भी ऊपर भेजेगा उसको। तो उस समय पंप चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, यानी एनर्जी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, उसके द्वारा जाएगा वो। तो यहाँ पर उल्टा कर काम कर रहे हैं, सांद्रता प्रवणता के विरुद्ध काम कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है और इसको हम क्या कह देंगे, सक्रिय जल अवशोषण, एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन कह देंगे। कंप्लीट है, ओके।